हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। बेटा कल की क्लास में मैंने एक दो क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को। सर कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन समझा दो। ओके, मतलब जो डिस्कस हो गया था या जो अभी होना बाकी है? सर हो गया था। ओके। आपने कल एक ही क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क के लिए? नहीं, दो क्वेश्चन दिए थे। सर वो परपेंडिकुलर वाला जो क्वेश्चन था। ओके, वो भी होमवर्क के लिए था, वो आज आज ही डिस्कस करना है। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी, दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन था कि भी आपने एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, -4 और परपेंडिकुलर दिया गया है दो लाइंस के रिस्पेक्ट में। तो बेटा अगर कोई ऐसी लाइन आपने कैलकुलेट करनी है जो कि गिवन टू लाइंस के परपेंडिकुलर हो, मान लो ये दोनों लाइनें हैं जी, ये दोनों लाइनें हैं, थोड़ा सा दूर कर देता हूं। इन दोनों लाइंस के, ऐसा कर लीजिए, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर आपने एक लाइन निकालनी है तो क्या करना होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। डॉट प्रोडक्ट 0। इसके वेक्टर इनका नहीं डॉट प्रोडक्ट जीरो कराना, इनका आपने क्या करना है, इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन ले लेनी है। यस सर। हाँ जी। इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन पिक कर लेनी है और उन दोनों डायरेक्शंस का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों लाइंस की डायरेक्शन ले लेनी है और डायरेक्शन लेके क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे। तो जब मैं इन दोनों डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इन दोनों लाइन के अलॉन्ग आएगा जो चाहिए। ये लाइन बन जाएगी। इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, मतलब परपेंडिकुलर लाइन क्या डायरेक्शन मिल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है यस सर। आर्यन? यस सर। तो आपने एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका पॉइंट के बारे में तो पता है, मतलब उसकी डायरेक्शन पता लग जाए तो हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, है ना। तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए आपने क्या करना है, गिवन टू लाइंस के डायरेक्शंस का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है जी। तो गिवन टू लाइंस के डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? तो पहले तो बेटा दोनों, पहली लाइन की जो डायरेक्शन है वो क्या है? 3 - 16 सर। 3 - 16 एंड 7। दूसरी लाइन के डायरेक्शन 3 8 - 5 7। 3 8 -5। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा देंगे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे। हाँ जी, इतना समझ में आया है? यस सर। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा बेटा, आई कैप 16 × 5 80, 80 में से ये कितना 56 निकल गया तो 24 आ गया। फिर माइनस जे 3 × -5 -15 और ये है -21 एट -46। फिर k इंटू 3 × 8 24 और ये है 48 प्लस एडअप हो जाएंगे, कितना आएगा 72 आ जाएगा। सर वो 36 आएगा। यस सर, माइनस 36 होगा। 36 हो। ओके 36 है। ओके सर हाँ 36। तो ये लाइन के आपके क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोस निकल के आ गए।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? पॉइंट पता है, x माइनस x1 1 x minus 1 अपॉन Yes. 24 y माइनस y1 कितना है बेटा? 2 है। 2 है। तो y माइनस 2 अपॉन 36 इक्वल्स टू z माइनस z1। तो z1 आपका -4 है तो माइनस माइनस प्लस होके तो z प्लस 4 अपॉन 70। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो तीनों में से है ना वो 12 एक कॉमन आ जाएगा, तो 12 काट भी दोगे तो नेट ये 2 3 एंड 6 आ जाएगा। यस सर। यस सर, यही था। यही है। हाँ जी, सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। yes sir सेकेंड, सर मैंने डॉट प्रोडक्ट से कर लिया था। मैंने भी डॉट पिछला प्रोडक्ट वाला। से किया था सर सर। मैंने भी वैसे ही। मतलब आपने जो गिवन जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज आपने ए बी सी मान लिए, तो इन गिवन लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज के जी। साथ डॉट प्रोडक्ट करके जीरो कर दिया आपने, तो वहां से Yes. equation बना ली। यस सर सर। मैंने 2 पॉइंट्स निकाल लिए थे प्लेन के इंटरसेक्शन पे। पॉइंट्स कैसे निकाले बेटा? आपने अभी तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ा ही नहीं है। सर मैंने z की टर्म में x और y को सॉल्व कर दिया, उसके बाद z की कोई भी वैल्यू ले ली जो सेटिस्फाई करेगी दोनों। सेटिस्फाई करे कैसे मतलब? मतलब z की कोई भी वैल्यू ले ली सर, और x और y ऐसे आए कि वो सेटिस्फाई कर रहे थे दोनों प्लेन्स को। तो बेसिकली आप तो ये कहना चाह रहे हो कि भी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ले। नहीं सर, वो तो एक लाइन है कि कोई 2 पॉइंट्स निकाल लिए उस लाइन पे। फर्स्ट लाइन को लैम्डा के बराबर करके वहां से x को लैम्डा के टर्म्स में y लैम्डा z लैम्डा, ऐसा? सर मैंने बेसिकली ऐसे किया कि z को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके x और y में इक्वेशंस निकाल दी 2, उसको सॉल्व किया। उससे एक x की वैल्यू आ जाएगी z की टर्म्स में और एक y की वैल्यू आ जाएगी z की टर्म्स में। उसमें z में कोई वैल्यू डाल दी जैसे 0, उसके रिस्पेक्टिव x में कुछ आ जाएगा। ओके, फिर उसका फायदा क्या होगा? मतलब कंसेप्ट क्या है ये तो बताओ ना। 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी ना। हाँ, 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी सर। तो वो पॉइंट कैसे निकाला? कौन सर सी? सर x मेरा आया जैसे कि 4z प्लस 13, तो z की वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो उससे x। एक सेकेंड, मतलब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बेटा x जो आप 4z प्लस 13 आया वो आपने x कैसे निकाला? वो z और x का रिलेशन कैसे निकाला? सर 0 के इक्वल भी तो दिए थे दोनों। आप किसकी बात कर रहे हो? सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हो? यस सर, जो आपने। अरे यार, मैं पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो गया फिर शायद। सर जो बच्चे ऊपर वाले में वो कह रहे थे डॉट प्रोडक्ट से किया है, सर उससे तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, मैंने क्रॉस से किया था। सर बी में रिलेशन आ स्क्वायर गया प्लस सी। वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन तो 2 ही आएंगी, वेरिएबल 3 है, लेकिन वो वेरिएबल ऐसे हैं कि भाई आप एक मतलब दोनों वेरिएबल्स को लाइक अगर आप एबीसी मान के चलते हो तो बी को भी ए के टर्म्स में, सी को भी ए के टर्म्स में, अल्टीमेटली वो ए तो खत्म ही हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा ना। यस सर, समझ गया। हाँ जी। ठीक है ना? ऐसे जब वेरिएबल होते हैं ना वो एक्चुअल में 3 वेरिएबल नहीं होते, वो 2 ही होते हैं। आप उन्हें b बाय ए और c बाय ए के टर्म्स में भी बना सकते हो कि b बाय ए को मैंने k1 मान लिया, c बाय ए को मैंने k2 मान लिया। तो जब भी वैसी इक्वेशंस होती है वो 3 वेरिएबल की तरह काउंट होती ही नहीं है, वो तो एक्चुअल में 2 ही वेरिएबल होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो श्रेय बोल रहा है करना वही है जी। तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, वो पहले पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा है। हाँ जी, बाकी लोगों ने कैसे किया? इक्वेशन सॉल्व करके किया था। हाँ जी बेटा श्रेय, अब बताओ आप क्या कह रहे थे? आपने x को
सर मैंने z माइनस z+3 उसको एक कांस्टेंट ले लेना उधर जाके। ओके और दूसरी इक्वेशन में z+4 नेगेटिव और z+4 को कांस्टेंट ले लेगा। ओके यस सर। सर अब इनमें एलिमिनेशन लगा लो या सब्स्टिट्यूशन लगा लो। ओके मतलब x को y के x को भी z के टर्म्स में और y को भी z के टर्म्स में, ऐसा? यस यस सर। बिल्कुल ठीक है जी। सर ये प्लेन्स नहीं है, प्लेन्स ही है बेटा। तो हम प्लेन्स को लाइन की इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो हम लोग आगे देखते हैं, जब प्लेन्स पढ़ेंगे ना तब आपको ये समझ में आएगा कि ये पूरी की पूरी यहाँ पे बीच में दो इक्वालिटीज है, तो ये पूरी की पूरी इक्वालिटी बेसिकली लाइन रिप्रेजेंट करेगी। सही, वो इंटरसेक्शन देख रहे हैं प्लेन्स की, एक लाइन बनी। ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है ना, ये जो दो प्लेन्स आपको दिख रहे हैं, जो शायद आपने रिलेट कर लिया है कि ये दोनों प्लेन्स है, तो इन दोनों प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन है, ये वो इंटरसेक्शन वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके सर। तो आगे जाके पढ़ते हैं, अभी प्लेन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये एक फॉर्म है बेसिकली लाइन को, अल्टीमेटली है तो ये लाइन ही होगी ना। यस सर। तो बिल्कुल श्रेय ने जो किया है बिल्कुल सही किया है जी, कि भी आप क्या कर सकते हो, जब भी ऐसी इक्वेशन आती है, आप x y z में से किसी भी एक वेरिएबल को आप फिलहाल के लिए कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लीजिए। जैसे इन्होंने z को कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया और बाकी दोनों x और y को z के टर्म्स में निकाला जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन में से x को एलिमिनेट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, 2 को फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और y कैलकुलेट कर लेंगे सब्ट्रैक्शन करके। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड y आ जाएगा, राइट हैंड साइड क्या आएगा जी, -3z -10 और x, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पहली इक्वेशन में पुट कर दो तो x भी आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ z। तो x क्या है, x क्या है, 4z+13 है। तो x जो है वो z के टर्म्स में ये आया, y z के टर्म्स में ये आया। इसके बाद आप इसका उल्टा कर लो, z को x के y के टर्म्स में यहां पे निकालो, क्या बनेगा, y + 10/-3। यहां पे भी z x के टर्म्स में निकाल लो तो x - 13/4। तो अब क्या मैं इन दोनों को बराबर बोल दूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं, x - 13/4 y + 10/-3 = z। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। जब भी ऐसा दिया होता है, बेसिकली जो दो प्लेन्स की बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, आगे भी बात करेंगे, तो दो प्लेन्स की जो इंटरसेक्शन वाली लाइन है उसको निकालने का यही तरीका है। आप क्या करते हो, आप x y z में से किसी भी एक वेरिएबल को राइट हैंड साइड में ले जाके उसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेंगे और x और y z के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब x और y z के टर्म्स में निकाल लिए तो वापस उसका उल्टा करके मैं क्या बोल सकता हूँ कि भी z x और y के टर्म्स में निकाल लेंगे, जिससे दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। जब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गए तो सीधा सीधा तीनों को इक्वेट कर दिया। तो ये जो फॉर्म है, ये एक्चुअल में फॉर्म क्या है, ये सिमेट्रिकल फॉर्म ही तो हो गई। कोएफिशिएंट ऑफ x वो भी 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ y वो भी 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ z वो भी 1 है। इसमें ना तो यहाँ पे कुछ लिखा है तो मैं इसको z - 0, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली रेशियो में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर नहीं लिखा हुआ तो उसका ये मीनिंग बन रहे हैं। ओके हाँ जी बेटा पंकज, आपने क्या नोट करना था? सर बस एक बार देखने दो।
कर लिया नोट? यस सर। सर 1 मिनट रुक जाओ सर, बस हल्का सा ऊपर कर दो। ध्रुव तू डेली बोलता है यार, क्लास पहले नहीं ज्वाइन करता है क्या? नहीं सर, की हुई थी सर, वो थोड़ा मिस हो गया था। यस सर, हो गया। करे बेटा कैलकुलेट। सर हो गया। ओके सर इसमें लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें भी कोई कांस्टेंट होगा ना हमारे पास एक, क्योंकि उसके बारे में कुछ गिवन नहीं है कि वो 1 2 3 4 कोई वैल्यू है उसकी। कांस्टेंट सर किस मतलब जब हम कांस्टेंट की ये बात कर रहे हो? इक्वेशन लिखेंगे इसकी, तो मतलब फाइंड देयर एंगल बाइसेक्ट एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, मतलब उसकी इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ देयर एंगल बाइसेक्टर। ओके, इक्वेशन निकालनी है। शिवा हम डिस्कस करते हैं बेटा।
डन सर। हाँ जी, सब लोगों ने कर लिया क्या? यस। हाँ जी बेटा, करना कैसे है? डायरेक्शन निकाल लेंगे। सर मेरे ख्याल से डायरेक्शन निकाल के करना है इसमें। यस। यस। ख्याल से या भाई करना क्या है? थोड़ा एग्जैक्टली बताइए, ऐसे क्या है? पेपर में ऐसे थोड़ी होता है क्वेश्चन। सर वही करना है, फिर मैंने उससे अटेम्प्ट किया था। कंफर्म बताओ तभी क्वेश्चन निकलेगा। सबसे पहली बात, क्या इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट दिया गया है? आपको जो पहली लाइन का पॉइंट दिया है, जो दूसरी लाइन का पॉइंट दिया है, दोनों सेम दे दिए हैं। दैट मीन्स जो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट होगा वो भी यही होगा, राइट? तो पॉइंट जो है वो एंगल बाइसेक्टर के लिए वो भी क्या रहेगा? 1 2 3 ही रहेगा। अब लाइन की इक्वेशन निकालना है तो पॉइंट तो पता लग गया, डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन कैसे निकल के आएगी? कि इन दोनों लाइंस के अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लें और उस यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लें तो वही तो क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर होता है। यस सर। यस सर। डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर किसके बराबर? सॉरी, एंगल बाइसेक्टर किसके बराबर? इन दोनों के यूनिट वेक्टर। तो i प्लस माइनस जे प्लस के, इसका यूनिट वेक्टर क्या है जी? जो सेकेंड है उसका भी यूनिट वेक्टर। ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो इसमें आप देख सकते हो जे वाले टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, के वाले टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं, सीधा सीधा 2i/√3 आ रहा है। तो जो एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन है वो ये है। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया? पॉइंट पहले लिख दिया गया, प्लस लैम्डा टाइम्स करके क्या लिखना होता है? उसकी डायरेक्शन लिखनी होती है, तो डायरेक्शन आई कैप। ये बन गया। अब इसमें इस 2/√3 को भले ही लैम्डा के साथ क्लब कर दो, अकेला आई लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2i लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2/√3i लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सर ये वाले आपने इंटरनल बाइसेक्टर की हमें इक्वेशन हमने वेक्टर में भी सिखाई थी ना, आपने हमें कैसे कैलकुलेट करनी होती है। वही तो किया है सर मेरे को ना उसमें ही डाउट आ रहा था, मैं तभी आपसे पूछ रहा था कि इसमें भी कोई एक कांस्टेंट लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे वहां पर हमने लैम्डा a कैप प्लस b कैप करा था ना, मेरे को ना बेटा आप खुद सोचो कि लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे तो वैसे ही लग जाता है ना, लाइन की डायरेक्शन में ही लैम्डा। यस सर। तो फिर अलग से लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो 2 बार थोड़ी लगाएगा। हाँ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस। पहले हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, फिर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म की बात करेंगे।
अगर आपको कोई दो लाइंस की इक्वेशन दिया है, आपने उनके बीच का एंगल निकालना है, तो क्या करना है? सबसे पहले तो आप ये चीज याद करो कि जब हम लोग 2D में दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? tan theta is equal to tan theta m tan theta equal to mod of m2 minus of m1 by m1 minus 1 m2 plus upon 1 plus m1 m2, राइट? होता है ना? yes sir. तो जब 2D में बात करते हैं तो जो उनके बीच का एंगल निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना होता है? लाइंस की स्लोप पिक करते हैं। हम ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचते ना कि भाई लाइन किस पॉइंट से पास कर रहे हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ जो ध्यान होता है, या ये कह लो जो फॉर्मूले में जो चीज यूज होती है वो सिर्फ क्या होती है? उसकी स्लोप होती है। जैसे कि अगर दो लाइंस ऐसी हैं, इनके बीच का एंगल निकालें। अब ये जो भी एंगल होगा ये क्या सेम होगा अगर मैं इन दोनों लाइंस को दूसरी तरफ थोड़ा दूर लेके चला जाऊं, या पास में कर दूं, या ऐसा कर दूं? बात समझ में आई ना? तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपकी जो लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है। तो 2D में भी सिर्फ और सिर्फ उसकी स्लोप, एंगल निकालने के लिए सिर्फ उसके स्लोप का यूज होता है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता वो लाइन किस तरफ से पास कर रही है, कौन से पॉइंट से पास कर रही है। और वो स्लोप 3D में क्या चीज है जी? उसकी डायरेक्शन है जी, लाइन की डायरेक्शन। तो 3D में हम लोग जब दो लाइंस के बीच का एंगल निकालते हैं तो हमारे लिए किस टर्म का यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ उस लाइन की डायरेक्शन का यूज होगा। पॉइंट का कोई काम नहीं है जी। पॉइंट दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो भी ठीक है जी। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि भाई मान लीजिए आपके दो लाइंस आपको दे दी गई है, एक आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, और दूसरी लाइन दी गई है आपको a2 प्लस म्यू टाइम्स b2 जी। ये दो लाइंस आपको दे दी गई हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल क्या होगा? एंगल किसके बराबर? v1 into b1 dot b1 b2 b2, मतलब इनकी जो डायरेक्शन है सिर्फ उनको यूज करना है, और उन जो डायरेक्शन को यूज करेंगे तो सीधा सीधा किस तरीके से ट्रीट करेंगे कि भाई इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल लेना है। और वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है बेटा? इनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन इनका मॉड। cos थीटा वैल्यू दे देता है। ओके, हाँ जी, सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, अगर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस बात किया जाएगा तो क्या होगा? अगर इन दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर होना है तो क्या है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना पड़ेगा। कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होगा? इन दोनों की डायरेक्शन को सेम होना पड़ेगा, तो क्या है? b1 वेक्टर को क्या होना पड़ेगा? लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर होना पड़ेगा। इनकी जो डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं वो दोनों क्या होंगे? तो लीनियर वेक्टर होने पड़ जाएंगे। ओके, यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नेक्स्ट, यही एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बात करते हैं फॉर इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में फिर क्या है? लाइंस आपको दी होती है कि भाई x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये बेटा पहली लाइन है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ।
और दूसरी लाइन आपको दी गई है ये, इसमें बस वो b1 वेक्टर हो जाएगा a1 i कैप b1 j कैप c1 k जैसे कैप। वैसे x1 y1 z1 x2 y2 z2 इनका तो कोई काम नहीं है, तो पॉइंट है जी। तो एंगल निकालने के लिए क्या होगा जी, सिर्फ इनके डायरेक्शन का काम रोल रहेगा। यस सर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ मॉड एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस क्या होगा, ऊपर वाले प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू एंड कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस a1 i कैप इज प्लस b1 j। a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 इनके रेशोस बराबर। हाँ यस सर। ये तो हमने वेक्टर में जब हमने डायरेक्शन को साइंस डायरेक्शन रेशियोज पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तब दोनों सेम लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज बन के रहेंगे, राइट। हाँ जी, समझ में आया इतना? यस। अब इसके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं जी। करिए बेटा ये क्वेश्चन। डन। हो गया। डन सर। हो गया सर। ओके गुड। डन सर।
हाँ जी बेटा, फर्स्ट हो गया है। यस Yes. यस सर। यस सर। फर्स्ट में जो लाइन की इक्वेशन है ना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिख दी है मैंने। तो आप क्या करेंगे, आप इसको पहले सिंपल टर्म्स में बना लेंगे। कैसे? क्योंकि Y. यहाँ से y को भी x के टर्म्स में और इधर से y को z के टर्म्स में, जैसे हमने पहले बात किया था कि भी x को भी y के टर्म्स में निकाल, z के टर्म्स में निकाल लिया था, y को भी z के टर्म्स में निकाल लिया था। यहाँ पे आपको x भी y के टर्म्स में दिया हुआ है, z भी y के टर्म्स में दिया हुआ है। तो आप दोनों को उल्टा निकाल लेंगे। y को यहाँ से जब आप x के टर्म में निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस बी अपॉन ए, और साथ में जब y को z के टर्म्स में निकालेंगे तो वो क्या आएगा, z माइनस डी अपॉन सी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे लिए जो लाइन अवेलेबल है दैट इज x माइनस बी बाई ए, y माइनस 0 बाय 1, z माइनस डी बाई सी। दिस इज द फर्स्ट लाइन। सिमेट्रिकल फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया लाइन को भी। सेम तरीके से जब मैं सेकेंड लाइन के लिए लिखूंगा तो सारा का सारा सेम चीज आएगा, और बस जहां जहां पे ए थे वहां पे ए डैश हो गया, जहां पे बी था वहां पे बी डैश, जहां पे सी था सी डैश, यहाँ पे डी था डी डैश। बाकी तो सारा कुछ सेम ही है, तो कैलकुलेशन मेरे को दोबारा से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेकेंड लाइन बेटा बन के आएगी ये। ओके, तो इन दोनों लाइंस को अगर परपेंडिकुलर होना है तो क्या होना पड़ेगा, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 होना पड़ेगा ना। फर्स्ट के सॉल्यूशन में किसी को दिक्कत है कोई? Sir, next का 70/11. ओके, देखते हैं। माइनस 70/11। माइनस 70 70/11। ओके, So 70/11। सर 70/11। ओके। हाँ जी, इसमें सेकेंड में क्या से करना है? तो पहले तो इन्हें स्टैंडर्ड उसमें करना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए ये जो फॉर्म है ना थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन डालने का पर्पस यही है कि भाई आप इसमें इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये जो कॉफिशिएंट है यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 1 नहीं है। आपने पहले इसे सिंपल टर्म्स में बनाना है, ये भी 1 नहीं है। इन सबको पहले कॉफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, सिंपल टर्म्स में इसे लेके जाएंगे। तो वो कैसे लेके जाया जाएगा, उन सारे टर्म्स को जो कॉफिशिएंट जो वो आ रहे थे उनको सीधा सीधा डिनोमिनेटर में लेके आ जाओगे। मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट वाली जो लाइन है उसका फर्स्ट टर्म में यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा, तो माइनस कॉमन निकाल के मैं इसको क्या लिख दूंगा, x माइनस 1। तो वो जो माइनस बाहर आया होगा वो डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। मैं क्या लिखूंगा जी, इसको x माइनस 1 अपॉन माइनस 3। जो आपका दूसरा वाला टर्म है ये
इसमें से 7 कॉमन निकाल दूंगा तो वो y-2 ब्रैकेट के अंदर आएगा, जो 7 बाहर आएगा वो डिनोमिनेटर के फर्दर डिनोमिनेटर में, तो y-2 अपॉन 2p/7। तीसरा वाला तो पहले ही सिंपल है जी। फिर दूसरी लाइन में इधर से -7 कॉमन आ जाएगा, तो -7 कॉमन आएगा तो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, x-1 अपॉन जो -7 बाहर आया होगा वो 3p के डिनोमिनेटर में लिखे, तो 3p अपॉन -7 इक्वल्स टू, दूसरा वाला टर्म तो ठीक ही लिखा है। तीसरा वाला टर्म में क्या है, यहाँ पे भी z माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो z-6 अपॉन -12। तो इस तरीके से आपने जब भी एंगल निकालना है, जो हमने एंगल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा या जो परपेंडिकुलर होने की कंडीशन पढ़ी है वो इस फॉर्म के लिए पढ़ी है, x-x1 अपॉन a1, y-y1 अपॉन b1, z-z1 अपॉन c1। अगर उनके कोएफिशिएंट्स 1 नहीं है x y z के जी, तो अगर डायरेक्टली कैलकुलेशन करने पे आपको आंसर गलत मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उनके कोएफिशिएंट्स को 1 बनाना है। 1 मतलब पॉजिटिव 1, -1 भी नहीं चलेगा। तो वो बनाने का तरीका क्या, जो कोएफिशिएंट आपको x का दिया गया है सीधा सीधा वो पूरा का पूरा कोएफिशिएंट कॉमन निकाल लीजिए न्यूमरेटर से और उसको डिनोमिनेटर में लेके चली जाएगी इस तरीके से। तो अब इन्हें परपेंडिकुलर होना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 9p/7, इन दोनों का प्रोडक्ट 2p/7 और इन दोनों का प्रोडक्ट -10। ये सम 0 होना चाहिए। अब ये 11p 7p, तो p कितना आ गया, 70/11। ओके, यस सर। यस सर। नेक्स्ट है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। कि अगर आपको कोई दो लाइंस बोला गया है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे करना है जी। देखिए इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में ही करेंगे। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन दे भी दी गई है तो भी आप उसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर सॉल्विंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी जो बेटर है सॉल्विंग वो कार्टेशियन फॉर्म में ही हो जाती है। मान लीजिए ये दोनों लाइनें दी गई हैं, ये दोनों लाइंस आपको दी गई है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे आप पहली लाइन को लैम्डा के बराबर कर लेंगे, दूसरी लाइन को म्यू के बराबर कर लेंगे। तो फर्स्ट लाइन से भी आप एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा x1 प्लस a1 लैम्डा, फिर y1 प्लस b1 लैम्डा, फिर z1 प्लस c1 लैम्डा। यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली ये एक एनी रैंडम पॉइंट है ऑन दिस लाइन। फिर सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले जाएंगे, वो क्या आएंगे, x2 प्लस a2 म्यू, y2 प्लस b2 म्यू, z2 प्लस c2 म्यू। तो मैंने इस तरीके से क्या किया, दोनों लाइंस के ऊपर एक रैंडम पॉइंट निकाल लिया। अब अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है तो क्या होना पड़ेगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने पड़ेंगे।
तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम होने पड़ेंगे, मतलब x कोऑर्डिनेट्स भी बराबर, y भी बराबर, z भी बराबर। y1 प्लस b1 लैम्डा, y2 प्लस b2 म्यू, z1 प्लस c1 लैम्डा, z2 प्लस c2। तो ये 3 इक्वेशन बन गई हैं। वेरिएबल आपके पास 2 ही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में क्या होता है 3D में, जब आप 3D में बात करते हो तो कई बार ऐसी लाइंस भी होती हैं जो ना तो पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो, उनको बोला जाता है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के बारे में आगे जाके भी बात करेंगे, अभी सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो कई बार ऐसी लाइंस भी होती हैं ये ना तो इंटरसेक्ट कर रही है ना ही ये पैरेलल है। तो जिनकी प्लेन्स पैरेलल हो, जिनके प्लेन्स पैरेलल हो, मतलब ऐसा बोल सकते हो प्लेन्स पैरेलल हो, ऑब्वियसली बात है। दोनों उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऐसे दो प्लेन्स ऐसे बनाए जा सकते हैं जिनको सेम प्लेन में ना पैरेलल प्लेन्स में बनाया जा सकता है। तो द थिंग इज कि 3D में ऐसी लाइनें हो सकती हैं जो कि ना तो इंटरसेक्टिंग हो ना पैरेलल हो। तो इस वजह से जब आप ये कैलकुलेशन करोगे आपके लिए वेरिएबल तो 2 है, लैम्डा एंड म्यू, लेकिन इक्वेशन 3 है। तो क्या करना है आपने तीनों में से किसी भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। मान लीजिए आपने फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करके उनको सॉल्व कर लिया, और वहां से जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आएगी वो आपने एक बार थर्ड में चेक करके देखनी है। अगर जो लैम्डा और म्यू की वैल्यू आपको फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके मिली है वो थर्ड को सेटिस्फाई करेंगी, तो आप बोलेंगे कि हाँ जी ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अकॉर्डिंगली आप लैम्डा या फिर म्यू की वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लोगे। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यूज ऐसी आई जो कि थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आएगी उसको एक बारी थर्ड इक्वेशन में पुट करके जरूर देखना है, तभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है भी या नहीं। अगर सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, और उसकी वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए या तो लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दो या म्यू की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, सबको समझ में आया ना? यस सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं।
करिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ जी। सर एक बार वो फिर से बता दो स्पेस में कि अगर लैम्डा म्यू की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही तो वो कैसी सी होंगी 3D में। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यूज वो थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि लैम्डा और म्यू की ऐसी कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है जिसपे उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली बराबर हो जाए। ठीक है ना? यस सर। तो अगर ऐसा कोई भी लैम्डा और म्यू की वैल्यू अवेलेबल नहीं है जिसपे एक्स वाई जेड तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स आपस में बराबर हो, तो इसका मतलब हो गया कि भाई वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। ये जो गिवन टू लाइंस हैं उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो जब कॉमन पॉइंट नहीं है तो एक्चुअल में 3D में अगर देखा जाए तो वो 3D में वो दोनों लाइंस क्या होती है। नॉर्मली हम लोग 2D में तो क्या देखते हैं कि भी लाइंस या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी, लेकिन 3D में जब हम लोग ये देख रहे हैं कि ना तो ये पैरेलल है ना ही इनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी कैसे मिल रही है। तो जस्ट वो पॉसिबिलिटी समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई लाइनें ऐसी भी होती हैं। यस सर। कि वो अलग अलग प्लेन्स में आ जाए, ठीक है, या ऐसा बोल दो भाई यस सर। दोनों लाइंस कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। सर कोई भी नहीं है सर। यस सर, मेरे हिसाब से नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यस सर, नो पॉइंट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। नो सर। ये सर मेरे आ रहे हैं 0 -2 -12। ओके, कैलकुलेशन देख लीजिए सब लोग, कोई एक सही होगा एक गलत होगा जी। सर फर्स्ट के आंसर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, फर्स्ट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ ठीक है सर, उसी का ही यही आ रहा है।
आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा फर्स्ट का? नो सर। सर नहीं आ रहा। Z तो कोऑर्डिनेट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर। नॉन इंटरसेक्शन सेटिस्फाई नहीं कर यस सर, सेटिस्फाइंग। ठीक है, जिसका भी आंसर आ रहा है तो है ना, बेस्ट तरीका क्या है कि भाई जो दोनों लाइनें दी हैं आप उसमें एक बार वेरीफाई करके देख ही लो, है ना अन्यत। ये सर कर रहा तो हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हो आपने। ये सर नहीं आ रहा, वो नहीं कर रहा सेटिस्फाई। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस बन के आ रही होंगी आपकी, है ना। इन तीनों को सॉल्व करना है आपने। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पे 3 लैम्डा ये सीधे सीधे इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड 2, ये आ जाएगा -2 म्यू, ये आ जाएगा आपका -2। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई बेटा -2, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और वो हो जाएगी 1/3, राइट। यही वैल्यूज आ रही हैं सबकी, लैम्डा और म्यू की। यस सर। ये दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करके देख रहे हैं, तो 7/3 -5 goes to -6 ये तो नहीं कट बैठेगा, तो -8/3 और ये आ रहा है -2, ये तो गलत है। दैट मीन्स तो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आपने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके निकाली थी, वो थर्ड में सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो एक्चुअल में इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं। सब लोग सेकेंड क्वेश्चन करिए।
सर ये तीन वो पैरामीटर्स की टर्म में आ रहा है, जो वो पैरामीटर्स होते हैं उसके लैम्डा म्यू। जस्ट निकालना है मेरे 2 पैरामीटर्स में आ रहा सर पैरामीटर को 1 पुट करके बता। पैरामीटर को पुट करके, मतलब लैम्डा म्यू की टर्म्स में आ रहा है सर आंसर अगर नहीं आंसर लैम्डा म्यू में तो नहीं आएगा बेटा। सर 1 मिनट रुक जाओ और सर आंसर मत बताना सर। डायग्राम बना रहा हूँ अभी, मैं नहीं बता रहा आपको। सर पता चल पड़ा गलती का, 2 मिनट। सर थोड़ी देर रुक जाओ, बस होने वाला। बस सर 2 मिनट और दे दो।
हाँ जी बेटा डिस्कस करते हैं इसको। हो गया सर, बस एक सेकंड रुक जाओ। सर कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जा रही है इसकी ना। यस सर, पॉइंट्स तो आ गए। सर -1/2 टाइम्स ऑफ -1/2 टाइम्स हाँ जी बेटा इसको डिस्कस सर √3/2। देखते हैं बेटा क्या आंसर होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो ये L1 है, ये L2 है, और आपको ये जो लाइन L3 बोला गया है वो L3 इन दोनों लाइंस को C और D पॉइंट पे कट कर रहा है। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख सकता हूँ। यस सर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना। मैंने C और D के दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट से जो आपको डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे वही डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल होंगे, वो जो तो डायरेक्शन लाइन के डायरेक्शनल रेशियोज आपको दिए गए हैं कि लाइन Yes, sir. L3 इज पैरेलल टू 2y - 2j - k। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L3 क्या आ गए, उनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। D - C मतलब D के कोऑर्डिनेट्स में से C के कोऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या आएगा, -2 + 2 म्यू + 3 लैम्डा j, कॉमा 3 + म्यू में से 6 + 2 लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना है तो -3। सर ये डीआर वाला पार्ट एक और बार आप बता दो। कौन सा वाला पॉइंट, मतलब ये डीआर क्यों लिख रहे हैं? मतलब जब C और D दो पॉइंट पता है तो एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका क्या है, दोनों पॉइंट के सब्ट्रैक्शन करना। यस सर। तो मैं अच्छा ठीक है सर, आगे समझ आ गया, वो पैरेलल भी दिया। 4 + 3 म्यू में से 2 + 4 लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 + 3 म्यू - 4 लैम्डा। तो इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके मैंने इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। तो यही डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, जो गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज थे। तो गिवन dr ऑफ L3 क्या है, 2 - 2 - 1। तो मैं इन दोनों को प्रोपोर्शन कर दूंगा, मतलब x का जो वैल्यूज आ रही हैं -2 + 2 म्यू + 3 लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -3 + म्यू - 2 लैम्डा अपॉन -2 2 + 3 म्यू - 4 लैम्डा अपॉन -1। अब आप फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लो, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर लो, और यहाँ से आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ गए। आपको फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप फर्स्ट और सेकंड को कर रहे हो, सेकंड और थर्ड को कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट और थर्ड बराबर होगा ही, वो आपको कोई लैम्डा म्यू में अलग रिलेशन नहीं देगा, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लो, लैम्डा म्यू का यहाँ से एक रिलेशन आ गया, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर लो, लैम्डा म्यू का एक रिलेशन वहां से आ गया। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, वहां उनको सॉल्व करोगे तो लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। करके देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड को करेंगे तो 2 और 2 तो कट जाएगा, बस इधर माइनस रहेगा तो माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या रिलेशन बना, 5 =
3 म्यू प्लस लैम्डा, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड और थर्ड को करेंगे तो माइनस और माइनस कट जाएगा, और ये 2 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो ये क्या आएगा, -3 प्लस म्यू माइनस 2 लैम्डा, ये आएगा आपका 4 प्लस 6 म्यू माइनस 8 लैम्डा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ रही है, इसको सबको -7 इज इक्वल टू, इस म्यू को इधर लिखे गए तो 5 म्यू, इसको इधर लिखे गए तो -6 लैम्डा। तो ये सेकंड इक्वेशन बनी। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या आ रही है, क्या ये इक्वेशंस बन के आई हैं? मेरी ऐसी नहीं बनी थी सर। फर्स्ट को 6 टाइम्स सर म्यू की 1 आ रही, लैम्डा की माइनस 2 आएगा सर, 7 माइनस में नहीं आएगा, 7 आएगा फिर। क्यों, मैं इसको इधर लेके गया ना सर माइनस में आ रहा है सर। सही है बिल्कुल ठीक है सर। आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। तो ये 6 टाइम्स करा तो 18 8 23 म्यू। तो म्यू की वैल्यू तो बेटा 1 आ रही है, म्यू की वैल्यू 1 आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू 2 2 तो सी क्या आ गया फिर, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? सर CD निकालना है, सीधा वही निकाल लेते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं इधर वैल्यू डाल दें? सर यस, ठीक है, वैसे ही जो आपको ठीक लगता है। चलो सी कर ही लेते हैं वैसे तो। 1 और 2 डालेंगे तो 10, 2 डालेंगे तो ये भी 10। तो सी के कोऑर्डिनेट्स तो 1 10 10 आए हैं, और डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा, न्यू 1 डालना है तो 7 4 और 7। ये पॉइंट्स आ गए बेटा, इनका डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप CD लेंथ निकालेंगे। ओके यस सर। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी, पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में दिक्कत तो नहीं थी किसी को? तो हम लोग आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं कि अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और एक लाइन दे दी जाए, तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। साथ में इस पॉइंट का अगर इसी लाइन के अबाउट इमेज निकाले तो क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। और थर्ड चीज, इस पॉइंट से अगर हम लोग इस लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाए तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये तीनों चीजें एक ही साथ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसका कंसेप्ट क्या रहेगा, पहले मैंने एक डायग्राम बना लिया है और पॉइंट आपको P गिवन है और साथ में B है जी लाइन। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए भी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म ही निकाल लेंगे।
अगर आप एक फॉर्म अच्छे से कर लेते हैं तो आपको दूसरे को करने की जरूरत नहीं है। बस इतना पता होना चाहिए कि भाई वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगर ये P पॉइंट आपको दिया है, लाइन दिया है जी, तो अगर मैं P पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, जो पॉइंट मुझे मिलेगा L, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग L के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि वो इस लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है। तो क्या मैं उसको x1 प्लस a1 टाइम्स लैम्डा, y1 प्लस b1 टाइम्स लैम्डा, कॉमा z1 प्लस c1 टाइम्स लैम्डा ये मान सकता हूं? हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस L के कोऑर्डिनेट्स को लैम्डा के टर्म्स में एज्यूम कर लूंगा, और जब L के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता लग गए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो अब PL क्या होना है? PN गिवन लाइन के परपेंडिकुलर होना है। यस सर। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PL बात किया जाए तो बेटा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PL क्या हो गए? वो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, सॉरी दोनों के पॉइंट के सब्ट्रैक्शन से मिल जाएगा ना। यस सर। दोनों का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी, क्या आएगा? x1 प्लस a1 लैम्डा माइनस y1 प्लस b1 लैम्डा माइनस बीटा, z1 प्लस c1 लैम्डा माइनस का। तो क्या ये डायरेक्शन ऑफ PL आ गए दोनों पॉइंट का सब्ट्रैक्शन करके? और डायरेक्शन ऑफ लाइन क्या थे? डायरेक्शन ऑफ गिवन लाइन वो क्या है? क्या है जी? A1 B1 C1 B1 C1। तो PL को इस लाइन के परपेंडिकुलर होना है तो क्या होना पड़ेगा? इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होना पड़ेगा। यस। For PL to be perpendicular to given line, x1 plus a1 lambda minus alpha into a1, y1 plus b1 lambda minus beta into v1, z1 plus c1 lambda minus gamma into c1 0 के बराबर। तो इस इक्वेशन को यूज करके क्या लैम्डा आ जाएगा? हाँ जी, लैम्डा आ जाएगा। यस रिस्पॉन्ड सर, करिए। आ जाएगा। तो जब लैम्डा आ गया तो पॉइंट L आ गया। यस सर। पॉइंट L आ गया, इसका मतलब क्या? फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। आ जाएगा। यस। जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया और P पता है L पता है, तो उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के PL लेंथ भी निकालोगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया जी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया। अब इमेज कैसे निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जी। इसका इमेज P डैश मान लोगे, P डैश के कोऑर्डिनेट्स अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश मान लीजिए, तो L क्या होगा? उनका मिड पॉइंट बन जाएगा। इसका मिड पॉइंट ऑफ P एंड P डैश। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट P डैश which is alpha dash beta dash gamma dash be its image, then L will be the midpoint of P dash। तो इस कंसेप्ट को यूज करके आप P डैश निकाल लोगे।
ओके, समझ में आया है? फोटो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज, ये कैसे कैलकुलेट करनी है? यस सर इसमें कुछ याद तो नहीं रखना हमने? याद रखने वाला कुछ भी नहीं है, बस कंसेप्ट ध्यान में रखो। यस सर। ये दोनों क्वेश्चंस बेटा कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इनको आप लिस्ट आउट कर लीजिए।